मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पार्ट 14 वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमारा कुमाऊं शासन में मोहनचंद, ठीक है, मोहनचंद को भगा दिया था। किसने? गोरखाओं ने आकर। तो वहीं से अब गोरखा शासन का थोड़ा देख लेते हैं कि गोरखा शासन का क्या रहा हमारे उत्तराखंड में। तो जैसे कि आपने देखा होगा 1790 में हवालबाग का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1790 में हवालबाग का युद्ध हुआ था। एक हवालबाग जगह है, वहां पर युद्ध हुआ था, अल्मोड़ा में है ये जगह। तो हवालबाग का युद्ध हुआ था, वहां पर ये मोहनचंद वगैरह सब भाग गए थे और नेपाली राजा रण बहादुर शाह के नेतृत्व में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, इन दो के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप अब याद रखो, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल ठीक है ना, हस्तिदल चौतरिया, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। इन लोगों ने इस हॉलबाग को युद्ध को जिताया। ठीक है, ऊपर लिख दिया, लिख लेना यहाँ पे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलना, क्योंकि यहाँ से भी जो संगोली की संधि वाला विवाद चल रहा है उसका भी थोड़ा हमें पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें वो चीज याद रखनी है। अभी चल रहा है करंट में, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है अगर पेपर होता है अगले 1-2 महीने में। ठीक है, अगर 1-2 महीने में पेपर हो जाता है तो वहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का। और दोस्तों, चैनल का नाम आपको पता ही है, एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम देखते हैं जो पहला सूबा था, सूबेदार था, जब यहाँ पर आके जीत गए कुमाऊं में, तो जो पहला सूबेदार बना वो बना आपका जोगामल। एक एक चीज को देखते हुए चलना, एक एक चीज को। पहला सूबेदार कौन बना? जोगामल। पहला सूबेदार बना आपका जोगामल। और उसके बाद अब पहला सूबेदार को उसने बहुत बार पूछ लिया, लेकिन अगर वो पूछेगा दूसरा सूबेदार कौन बना, तो मित्रों वो है नरशाही। वो कौन है? नरशाही है। ठीक है, नरशाही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है कुमाऊं में, क्योंकि नरशाही का नरसंहार एक मतलब इसने बहुत ही नरसंहार किया था उस समय। तो जो गोरखा शासन है उसे नरशाही के नरसंहार से भी याद किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। गोरखा शासन में पांडे और उपाध्याय ब्राह्मणों को मानते थे। अब पहले तो यहाँ पे ऐसा था कुमाऊं में कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो अपने खेतों में काम भी नहीं करते थे। आपको पता ही है, वो अपने खेतों में काम नहीं करते थे, मतलब कुछ काम नहीं करते थे। उनका काम था सिर्फ आराम से बैठना। वो सोचते थे काम हमसे छोटी जाति वाले करेंगे। लेकिन उस प्रथा को जो तोड़ा 1928 में, डेट याद रखना 1928 में, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, पंडित हरगोविंद ने हल चलाकर, हल खेत तक नहीं जोते थे वो अपना, तो 1928 में पंडित हरगोविंद ने हल चलाकर अपने खेत में उस प्रथा को तोड़ा। और उसने बोला कि पंडित भी काम करेंगे। ठीक है, उसने बोला ये नहीं है कि काम नहीं करेगा कोई, काम सबको करना है। तो जो ये गोरखा लोग थे वो लोग सिर्फ दो ही जातियों के ब्राह्मण को माना करते थे ब्राह्मण है करके, पांडे और उपाध्याय। पांडे और उपाध्याय ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण माना करते थे। अब वो 1790 में तो यहाँ पे युद्ध कर दिया, 1791 में उन्होंने गढ़वाल में युद्ध कर दिया था। किसके कहते हुए? कुमाऊं का चाणक्य कौन था? हर्षदेव जोशी, उसके कहने पे करा इन लोगों ने काम। ठीक है, ये 1791 में लंगूरगढ़ में युद्ध कर दिया। ठीक है, लेकिन लंगूरगढ़ में ये लोग हार गए प्रदुमन शाह से। प्रदुमन शाह राज कर रहा था उस समय, तो प्रदुमन शाह से ये लोग हार गए। और लंगूरगढ़ पे जब हारे तो प्रदुमन शाह ने इनके ऊपर वार्षिक टैक्स 25,000 रुपए लगा दिया। इतना लिख लेना आप, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, छोटा है बोर्ड तो लिख नहीं पाया मैं, उतना आप लिख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाते हो चलो, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, 746 पोस्ट आ रही है, उसमें एक सिलेक्शन आपका है, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो 700 वही आ रहा बार बार, 729। तो 1791 में लंगूरगढ़ युद्ध हुआ, लेकिन 25,000 टैक्स देना पड़ा किन लोग को? गोरखाओं को, क्योंकि ये लोग युद्ध हार गए थे। उसके बाद 1792 में, अब वो पूछेगा क्वेश्चन, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि लंगूरगढ़ की संधि कब हुई है, कि लंगूरगढ़ की संधि कब हुई है, ये पूछ नहीं रखा। तो लंगूरगढ़ की संधि हुई है आपके 1792 में।
इसे लिख लेना। 1792 में कब हुई है? लंगूरगढ़ की संधि हुई है। अब इन गढ़वालियों ने, गढ़वाली बोल रहा, क्या बोलते हैं, ये गोरखाओं ने कुमाऊं पर राज कर रहे थे। तो कुमाऊं पर राज करते हुए इन्होंने ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर कुसई कर, कुसई, कुसई नामक कर लगाया और 1792 में संधि और की। इसे लिख लेना पॉइंट को, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पे राज कर ही रहे थे। 25 वर्ष तक इन्होंने कुमाऊं पर राज करा, ठीक है। 10-11 वर्षों तक इन लोगों ने गढ़वाल पे राज करा। तो यहाँ तो राज कर ही रहे थे लोग, लेकिन आपको पता होगा 1895 में, 1895 के टाइम में, 1895 बोल रहा, 1795 में यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है। 1795 टाइम पे भूकंप आया था गढ़वाल में। तो उस समय वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर से 1803 में फिर से भूकंप आया, जिससे और भी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, प्रदुमन शाह की और भी हालत खराब हो गई। तो इन लोगों ने, जो गोरखा थे, इन लोग, ये लोग उस समय कुमाऊं पे राज कर रहे थे। तो इन लोगों ने देखा ये अवसर ठीक है, ठीक है, ये अवसर ठीक है, क्योंकि वहां पे भूकंप आ रहा था। तो इन लोगों ने बोला शुभ काम में देरी कैसी, और तुरंत वहां पे युद्ध कर दिया गढ़वाल की तरफ। इन्होंने सोचा शुभ काम में देरी कैसी, और तुरंत 1804 में युद्ध कर दिया गढ़वाल के लिए। और दोस्तों हुआ क्या, थोड़ा एक पॉइंट और याद कर लेना कि 1804 में विक्रम शाह राजा था, ठीक है। 1804 के टाइम में नेपाल का राजा, यहाँ की बात नहीं चल रही, नेपाल का राजा विक्रम शाह था। और जिस समय 1790 में युद्ध लड़ा गया था, तब था ये रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह ये 1790 से 1803 तक राजा रहा, ठीक है, 1803 तक राजा रहा। उसका 1804 में विक्रम शाह राजा बन गया। पहले कौन चल रहा था? रण बहादुर शाह। 1790 टाइम पे रण बहादुर शाह था। उसके बाद कौन आया था 1804 में? विक्रम शाह। ये 2 पॉइंट अच्छे वाले हैं, शायद से रण बहादुर शाह पूछे ना पूछे, लेकिन इसके बारे में जरूर पूछ सकता है वो 1804 वाला, क्योंकि ये नहीं पूछा है अभी तक। जो नहीं पूछा है वही पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आते हैं, ये तो समझ लो कुमाऊं था, अब ये गढ़वाल की तरफ बढ़ गए हम लोग। अब देखो 14 मई 1804 में, ठीक है, 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा आपके देहरादून में है, आपको पता है इतना। प्रदुमन शाह के साथ हुआ था। और किसका हुआ था? इस अमर सिंह थापा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अमर सिंह थापा ने प्रदुमन शाह को रण क्षेत्र में खुड़बुड़ा के मैदान में मार दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कब? 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 से गढ़वाल पर, देहरादून पर, ठीक है, देहरादून पर भी जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ पर भी गोरखाओं का शासन हो गया था। अब थोड़ा, अब जो प्रदुमन शाह का पुत्र था सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया था, हरिद्वार में रह रहा था वो छुप छुप कर। तो उसने 1814 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, या नाम याद रखना, एक एक इंसान का नाम याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल बताओ कि वो कब से कब तक रहे, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। तो अब ये तो है नहीं कि वो ये पूछेगा प्रद्युम्न शाह का पुत्र कौन था, इतना आसान नहीं पूछने वाला। वो टाइम चले गया जब आसान पूछता था। तो अब ये पूछेगा लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल बताओ, ठीक है। सुदर्शन शाह ने मदद तो मांगी थी, लॉर्ड हेस्टिंग का नाम आ चुका है यहाँ पे। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा 1813 से लेके 1823 तक रहा, 10 वर्ष इसका कार्यकाल था। तो 1814 में ये लॉर्ड हेस्टिंग से मिल गया और लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला ठीक है मैं युद्ध करूंगा, ठीक है। सुदर्शन शाह ने उस समय कहा कि जो भी युद्ध में पैसे लगेंगे वो मैं आपको दूंगा। बाद में ऐसा हो नहीं पाया, सुदर्शन शाह पे तो पैसे थे नहीं उस समय। तो उस समय उन लोगों ने, ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने आधा उत्तराखंड अपने पास ही रख लिया, आधे से भी ज्यादा रख लिया था। टिहरी टिहरी सुदर्शन शाह के लिए छोड़ा। तो उसके बाद युद्ध हुआ, ठीक है, प्रार्थना करी और फिर हुआ युद्ध 1814 से। 1814 से जब उसने बोल दिया था, तो उसके बाद युद्ध किस तरह से, रणनीति किस तरह से बनी, वो चीज है। क्योंकि शुरू में ये जो गोरखा लोग थे वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप के थे उस समय। वो पहाड़ों में युद्ध करना जानते थे अच्छे तरीके से। और ये क्या बोलते, जो अंग्रेज थे इन्होंने पहाड़ों में युद्ध कर नहीं रखा था, तो उनको वहां पर दिक्कत आई। इसलिए फिर उन्होंने एक रणनीति अपनाई, ठीक है। रणनीति अपनाई किसने? अंग्रेजों ने। उन्होंने 4 तरफ से सेना भेजी। वो कहाँ कहाँ से थी, ये देखो, बिहार की तरफ से भेजा। किसको? मेजर जनरल मार्ले, ठीक है। गोरखपुर की तरफ से भेजा जनरल वुड को, ठीक है, जनरल वुड को भेजा गोरखपुर की तरफ से। और खलंगा किला देहरादून की तरफ से कौन जा रहा था? जिलेब सिंह देहरादून से जा रहा था, जिलेब सिंह युद्ध लड़ने के लिए। खलंगा किला आपका ने सुना होगा, खलंगा किला देहरादून में नहीं है, देहरादून में, ठीक है।
और उसके बाद आया ऑक्टरलोनी। ऑक्टरलोनी कहां से था? ये हमारा था हिमाचल प्रदेश की तरफ से, ठीक है। नाहन, ऑक्टरलोनी नाहन हिमाचल प्रदेश की तरफ से युद्ध करने गया। 4 जगहों में सेना बढ़ चुकी है, आप देख रहे होंगे 4 जगहों से सेना बढ़ चुकी है। लेकिन देखो ये असफल हो गया, ठीक है, नेपालियों ने इसे असफल कर दिया। जनरल वुड असफल, ये तो मारा गया था, ठीक है, ये मारा गया था जिलेप्सी। और ऑक्टरलोनी एक सफल सफल नेतृत्व वाला रहा। ऑक्टरलोनी ऑक्टरलोनी ने नाहन में हिमाचल प्रदेश की तरफ से लड़ा वो, और उसने अमर सिंह थापा को हरा दिया। ऑक्टरलोनी ने किसको? अमर सिंह थापा को यहाँ पर हरा दिया था। यहाँ उधर से नेपालियों की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था यहाँ पे? अमर सिंह थापा। जिसको इसने हराया वो कौन था? ऑक्टरलोनी। नाहन की तरफ से, हमें याद रखना पड़ेंगे ये पॉइंट, नाहन की तरफ से गया था लड़ने के लिए, और उसने किसको हराया? अमर सिंह थापा को। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं कि मेजर जनरल मार्ले लड़ रहा था बिहार से, तो वहां पर डिफेंस कौन कर रहा था? उधर की तरफ से कौन लड़ रहा था? नेपाली की तरफ से बमसाम, ठीक है, बमसाम लड़ रहा था इधर बिहार के लिए। और जनरल वुड गोरखपुर से लड़ रहा था। तो गोरखपुर में जो नेपालियों की तरफ से था राजा राजा या फिर जो भी सेनापति था वो था परशुराम थापा। लिख लेना आप इसे, लिख लेना, ठीक है, परशुराम थापा। जिलेप्सी देहरादून में लड़ रहा था, तो इससे कौन लड़ रहा था? बलभद्र थापा। बलभद्र थापा ने इसे मार दिया था, ठीक है, जिलेप्सी को। ऑक्टरलोनी नाहन की तरफ, नाहन हिमाचल प्रदेश की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। तो इसके मतलब डिफेंस में जो लड़ रहा था वो था अमर सिंह थापा, ठीक है, अमर सिंह थापा लड़ रहा था उधर से। तो ये 4 चीजें याद रख लेना। और उसके बाद नेपाली लोग तो ये जो थे ये युद्ध हार गए थे बाद में। उसके बाद 27 अप्रैल 1815 में, ठीक है, 1815 संधि हुई, क्योंकि ये बाद में, अभी तो ये हार गए, ठीक है, लेकिन बाद में ऑक्टरलोनी के साथ ये लोग बहुत बड़ी सेना लेके गए। इनके पास तो मतलब बहुत बड़ी मतलब वो थी, तोप वगैरह थी, तो आराम से ये उसके बाद युद्ध जीत गए थे, क्योंकि समझ गए थे कि किस तरह से लड़ना है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पहली बार पेपर देने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस तरह से पेपर आएगा। हम 1-2 बार पेपर देते हैं तो उसके बाद हम भी समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है ना, उत्तराखंड के पेपर का। आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपको पता लग गया होगा धीरे धीरे कि पैटर्न क्या है। हम शुरू में मतलब हार गए थे, लेकिन अब जीतेंगे भी। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ भी, ये लोग फिर जीते बाद में। उसके बाद सुनो, ये है इंपॉर्टेंट डेट 27 अप्रैल 1815 की, जिसमें प्रथम बार संधि हुई थी नेपालियों और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई थी? 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर और बमशाह के बीच में। ये जो बमशाह था यहाँ पर, इसके गार्डनर और बमशाह के बीच में हुई थी। लेकिन इस संधि को नेपाल के राजा ने अस्वीकार कर दिया था उस समय, ठीक है, अस्वीकार कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने 27 अप्रैल 1815 की संधि देखी थी, ठीक है, वो तो सिर्फ उनके बीच में संधि हुई थी, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने उस संधि को नहीं माना। नेपाल के जो राजा थे उन लोगों ने नहीं माना। फिर उसके बाद 27 अप्रैल के बाद 2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815 को बिहार के अंदर संगोली संधि हुई, ठीक है, बिहार के अंदर हुई थी। संगोली जगह कहां पर है? बिहार में ही है। तो संगोली संधि हुई कहां थी? बिहार में हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को। इसको भी उन्होंने नहीं माना। तो जब उन लोगों ने नहीं माना, ठीक है, नेपालियों ने, नेपाल राजा ने नहीं माना, तो यहां से अंग्रेजों ने बोला कि हम अब नेपाल पर भी युद्ध छेड़ देंगे, ठीक है, और नेपाल को भी अपने पास ही रख लेंगे। तो उसके बाद, ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, 2 दिसंबर 1815 को संधि हुई किसके बीच में थी? कर्नल ब्रैडशो और गणराज मिश्र, इन दो के बीच में 2 दिसंबर 1815 की संधि हुई थी। उसके बाद जब इन लोगों ने बोल दिया कि हम वहां पर भी युद्ध कर देंगे, अंग्रेजों ने, तो 4 मार्च 1816 को, 4 मार्च 1816 को नेपाली राजा मान गया और उसने साइन कर दिया संगोली संधि पर, ठीक है। तो 4 मार्च 1816 से संगोली संधि इंप्लीमेंट हुई थी, और हुई कब थी? 2 दिसंबर 1815 को, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे, मतलब बहुत आगे आ जाएंगे हम आप लोग। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संगोली संधि के 200 वर्ष, ये किताब आई थी, ठीक है, अभी आई थी 2016 में। तो इसके जो लेखक है वो कौन है? क्वेश्चन पूछ लेगा, संगोली संधि के 200 वर्ष, किताब किस वर्ष आई? 2016 में आई। चलो ये तो हम निकाल लेंगे आंसर कि 1816 से 2016, 200 वर्ष हो गए। लेकिन वो किताब लिखी किसने किसने है लिखी, वो लेखक कौन है? तो अनुरंजन झा। ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अनुरंजन झा, ठीक।
इसके बाद हम आते हैं, देखो 1816 में तो संधि हो गई थी, लेकिन स्वतंत्र उन्होंने पहले से करवा लिया था इसको, पूरे गढ़वाल को, कुमाऊं को स्वतंत्र करवा लिया था नेपालियों से, ठीक है। तो सुदर्शन शाह हमारा उसके बाद प्रथम राजा बना टिहरी का। क्वेश्चन आएगा टिहरी का प्रथम राजा कौन है, तो सुदर्शन शाह है। और सुदर्शन शाह कब से कब तक रहा, 28 दिसंबर 1815 को, 28 दिसंबर 1815 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे याद रखना 28 दिसंबर 1815, इस दिन इस सुदर्शन शाह ने टेरी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल है, शासन काल है, पूछ सकता है 1815 से लेके 1859 तक, एकदम 60 तक, ठीक है, 1859 तक, 1815 से लेके 1859 तक सुदर्शन शाह का कार्यकाल रहा। उसके बाद सुदर्शन शाह के बाद कौन आता है, भवानी शाह, दूसरे नंबर का राजा टिहरी में। ये कब से कब तक रहा, 1859 से 1871 तक, 1859 से 1871 तक, ठीक है। 1859 से 1871 तक, ठीक। फिर आया प्रताप शाह, 1871 से लेके 1876 तक, ठीक है, 1871 से 1886 तक कौन रहा, प्रताप शाह आया। फिर आया कीर्ति शाह, कीर्ति शाह अच्छा राजा था, इसलिए इसे यहाँ का अकबर भी कहते हैं, उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह कब से कब तक रहा, 1886 से लेके 1913 तक, ठीक है। इसने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। कीर्ति शाह कब से कब तक रहा, 1886 से लेके 1913 तक। ये कार्यकाल पूछ सकता है, याद रख लेना। नरेंद्र शाह आया उसका, कीर्ति शाह के बाद कौन आया, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह कब से कब तक रहा, 13 से लेके 46 तक, 1913 से लेके 1946 तक, ठीक है। उसके बाद आया हमारा मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह कब से कब तक रहा, 46 से लेके 49 तक, ठीक है, 1946 से लेके 1949 तक। तो हमारा देश किसके शासनकाल में आजाद हुआ, मानवेंद्र शाह के समय में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मानवेंद्र शाह ने कब साइन कर दिए थे कि टिहरी को आप उसमें मिला दो, यूपी में। तो देखो 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को आने वाला है अगस्त कुछ टाइम बाद, तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी, जहाँ पे ये लोग शासन कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ टिहरी में शासन कर रहे थे, बाकी पूरे उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, सिर्फ टिहरी टिहरी में इन लोगों का था। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी यूपी में मिला दिया। और टिहरी उस समय लंबा था, मतलब ज्यादा था, वो बड़ा, उत्तरकाशी का कुछ भाग टिहरी में ही आता था उस समय भी, ठीक है, बड़ा था उस समय टिहरी, छोटा नहीं था। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी यूपी में मिला दिया। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और इसके नोट्स बनाते रहना। धन्यवाद मित्रों।